जी, अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई, जो इस्लामाबाद से यहाँ लाहौर में तशरीफ़ लाए हैं आज इस अहम मीटिंग के लिए। इनसे आप हम बात करते हैं। ये ना जो हमारे जो परिंदे हैं, कबूतर हैं, जो इम्पोर्ट करते हैं, इसके अलावा बर्ड जितने भी हैं वो बाहर से मंगवाते हैं। 3 ममालिक, मुख्तलिफ़ ममालिक से, बल्कि वो यहाँ पर बाहर से मंगवाते हैं, यहाँ पर आके सेल करते हैं। जो एक शौक़ है जो आवाम का कि जन्म लेता है, उसे पूरा करते हैं। सर से बात करते हैं कबूतरों के हवाले से और रेसिंग के हवाले से, और जो ख़ास तौर पे पूछ रहे हैं वो ब्रीड्स के हवाले से, उसकी अक़साम कितनी हैं और कितनी अक़साम के यहाँ पर आते हैं, उनके रेट्स क्या हैं मुख्तलिफ जो यहाँ पर बेची जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। सर, आपने सबसे पहले जो ना वो इनकी अक़साम के हवाले से बताना है कि पूरी कितनी अक़साम है। जो रेसिंग करते हैं ये कौन सी किस्म का होता है? मैं आपको स्टार्ट से बताऊंगा। मैं तकरीबन 8 साल से इंपोर्ट कर रहा हूँ। जब 8 साल पहले शुरू किया था काम, तो अपने शौक़ के लिए शुरू किया था, बस अपने लिए मंगवाते थे, अपना शौक़ किया। जैसे जैसे 1 साल 2 गुज़रे तो मज़ीद लोगों का इंटरेस्ट पैदा हुआ। वो रिक्वेस्ट करते थे कि जी हमारे लिए भी मंगवाएं, हमें भी शौक़ है। तो शुरू में फिर 2-3 साल वैसे ही मंगवाते रहे। उनको जिस रेट पे आते थे उसी रेट पे दे दिए जाते थे कि चलें, दोस्त हैं सारे। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको एक साइड बिज़नेस बनाया और फिर इसको पूरा एक ऑफिशियली, जिस तरह एक प्रॉपर काम होता है प्रैक्टिकली, इसको उस तरह से अंजाम दिया। तो मैं अभी ये पाकिस्तान का बहुत से ऐसे फेंसियर्स हैं और बहुत से ऐसे बाहर ऑक्शन साइट्स हैं जिनका मैं एम्बेसडर भी हूँ। और सिर्फ यहाँ का नहीं है, मैं इंडिया का भी एम्बेसडर हूँ। और बहुत से ऐसे और मुल्क हैं जैसे ईरान, इराक, आपका सऊदीया हो गया, दोहा हो गया, इस तरह के जो मुल्क हैं उनको भी मतलब कुछ ऐसे फेंसर्स ऑक्शन साइट्स हैं जिनको बर्ड्स मेरे थ्रू जाते हैं। मतलब अब ये एक ऑनर की बात है हम पाकिस्तानियों के लिए कि मतलब ये किसी को भी नहीं पता, लेकिन हमारे फेंसर्स को पता है। और एक बहुत अच्छा है मतलब कि आपका इंडिया इतना बड़ा मुल्क है और इंडियंस जो हैं वो डायरेक्ट किसी फेंसर से या ऑक्शन साइट से बर्ड नहीं परचेज़ कर सकते। वो कहते हैं जी इस बंदे से कांटेक्ट करें आप, तो ये हमें आपकी अप्रूवल देगा और ये डील बना के आपको देगा। तो ये एक ऑनर की बात है और काम करने का मज़ा आता है। और आपने पूछा कि इनकी कितनी अक़साम, इनकी बेशुमार अक़साम है। ये अक़साम इस तरह इनकी बनती हैं, मैं आपको बताता चलूँ कि एक बर्ड है वो मेरे घर का, एक बर्ड है आपके घर का। हमने वो दोनों बर्ड किसी को सेल किए, किसी तीसरे बंदे को, थर्ड पार्टी को। उसके घर में जो ब्रीड हुई वो उसकी ब्रीड बन गई, वो एक नई नस्ल वो एक नई नस्ल हो गई। तो ये इस तरह से ब्रीड्स बनती हैं। जो मेरे घर की ब्रीड है वो मेरे नाम से होगी, मेरे अपने नाम से। जो आपके घर की ब्रीड है वो आपके नाम से मुतल्लिक होगी। जो तीसरा बंदा आएगा वो पीछे जो इनके डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपका मेरा शनाख्ती कार्ड है, वैसे इनकी भी डॉक्यूमेंटेशन होती है, पेडिग्री होती है। तो उसमें सारी डिटेल मेंशन होती है पिछले 20 साल 30 साल से कि ये कौन सी ब्रीड आती जा रही है। सारी डिटेल उनकी हिस्ट्री के, इनके माँ बाप ने क्या परफॉर्मेंस किया, इनकी रेसेस में क्या परफॉर्मेंस थी, क्या रिज़ल्ट थी, क्या पोजीशंस थी। फिर इनमें ये कैटेगरीज़ होती हैं, 3 से 4 कैटेगरीज रेसेस की। जैसे शॉर्ट डिस्टेंस बर्ड होता है। शॉर्ट डिस्टेंस बर्ड ऐसा होता है कि वो 100 किलोमीटर से लेके 400 km तक वो रेसेस करता है। अब इनकी कैटेगरी है, फिर उनको समझना कैटेगरी को, वो पॉइंट्स आपने एक एक बर्ड में पकड़ के देखना मुश्किल काम है। लेकिन जैसे जैसे लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं तो उनको समझ आती है कि आपने उसका आँख देखनी, विंग खोल के देखना कि भाई ये शॉर्ट डिस्टेंस बर्ड है, ये बर्ड काम करेगा 100 से 400 किलोमीटर तक। फिर आपकी दूसरी मिडल डिस्टेंस रेस आ जाती है जो 100 किलोमीटर से 600 साढ़े 600 किलोमीटर तक की होती है। फिर आपको उसमें समझना है कि भाई ये बर्ड जो है आपका 500 तक काम करेगा, 600 किलोमीटर तक इसके बच्चे आ सकते हैं आपके घर पे वापस। फिर आपकी उसके बाद आ जाती है लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस। लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस आ जाती है आपकी 100 किलोमीटर से 800 किलोमीटर तक। तो फिर आपको ये पता चलता है कि भाई ये बर्ड मेरा लॉन्ग डिस्टेंस बर्ड है, इसके जो ब्रीड होगी, जो बच्चे होंगे वो 800 किलोमीटर 700 किलोमीटर 750 तक की रेसेस खेल सकते हैं। फिर उसके बाद एक्सट्रीम लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस जो 1000 किलोमीटर 1100 किलोमीटर से कबूतर घर वापस आते हैं सेम डे में या फिर नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग में। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 24 से 30 घंटों में आप 1000-1100 किलोमीटर से, तो मतलब एक पूरी बहुत बड़ी एक साइंस है इसमें, बहुत इल्म है, आप सीखते रहेंगे। हम अभी खुद नहीं इतने सीख सके, लेकिन फिर भी 8 साल से लास्ट 8 ईयर से लगे हैं और मज़ीद सीख रहे हैं। दूसरी चीज़, जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने, फराज भाई ने बताया इसके मुतल्लिक के, हाँ भाई ये शौक़ कैसा, ये शौक़ बहुत बेहतरीन है। बाहर तो लेडीज़ भी शौक़ करती हैं, किड्स छोटे बच्चे शौक़ करते हैं 12-14 साल के। इसका एक हेल्दी एक्टिविटी है, एक आपको टाइम का पाबंद बनाती है। क्योंकि अब मैं टाइम का पाबंद हूँ, मुझे पता है कि भाई मैंने सुबह बर्ड को फीड करना है, मैंने 6:30 बजे उठना है। मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, वो उनके लिए उठूँ ना उठूँ, इनके लिए ज़रूर अलार्म लगाया होता है कि भाई मैंने इनके लिए उठना है सुबह। उसके बाद भाई जब दोपहर होती है तो मैं तो घर पे नहीं होता हूँ, ऑफिस चला जाता हूँ। लेकिन अपनी मिसेस की ड्यूटी लगाई है कि भाई आपने कबूतरों का पानी बदला देना है, अल्लाह उसको खुश रखे।
फिर उसके बाद जब शाम को आना, फिर दाना डालना, जो यंग बर्ड्स हैं उनको खोलना, तो मतलब आप टाइम के पाबंद हो जाते हैं कि भैया आपने क्या करना है। उस दौरान आप कहीं जा नहीं सकते, कोई और एक्टिविटी, कहीं किसी और चीज़ में इन्वॉल्व। इस वजह से फराज भाई ने बताया कि एक हेल्दी एक्टिविटी है, क्योंकि इसमें आप एक अच्छा बेहतरीन शौक कर सकते हैं, मतलब आप टाइम के पाबंद हो जाते हैं। तीसरी चीज़ जो इसमें हमारे शौक में है कि अब ये शौक इतना बढ़ गया कि आपके पाकिस्तान में इंडस्ट्री बन चुकी है, तो हुकूमत लेवल पे इस पे एक्शन होना चाहिए, काम होना चाहिए, क्योंकि एक अर्निंग का ज़रिया भी है लोगों के लिए। क्योंकि एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि बाहर से जब मेरे तकरीबन हर महीने 250 से 300 बर्ड्स आते हैं, तो वो 250 से 300 बर्ड यहाँ सेल भी होते हैं, तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। फिर एक एक बर्ड की प्राइसेस आपने पूछी, तो वो प्राइसेस जो हैं आप लगा लें कि 30,000 से, जो मिनिमम प्राइस है 30,000 से लगा लें, आप लाखों में चले जाएँ। कोई कहते हैं ना, शौक का कोई मोल नहीं है। नासिर भाई फिर ये तो महंगा शौक हुआ। बहुत महंगा जी, बहुत महंगा शौक है। फिर देखें इसका इसके प्रोडक्ट्स हैं, मेडिसिन्स हैं, इनके विटामिन्स हैं, हमारी जो रेसेस होती हैं, फिर हमने रेसेस से एक हफ़्ता पहले क्या देना है, रेसेस के दौरान क्या देना है इनको प्रोडक्ट्स, रेसेस के बाद क्या देना है, इनकी फ़ीड क्या है, इनकी रेसेस की फ़ीड क्या है, इनकी ब्रीडिंग में कौन सी फ़ीड देनी है, इनकी ये मोल्टिंग के दिन, जो झाड़ के दिन आते हैं, मतलब बर्ड्स अपने पर गिरा के नए, उनमें कौन सी फ़ीड दी। बहुत बड़ी साइंस है, तो मतलब सीखने का मज़ा आएगा आप लोगों को। आज तक किसी ने इंटरव्यू में ये चीज़ें नहीं डिस्कस की होंगी, ना बताएंगे। बहुत लोगों ने इंटरव्यू दिए हैं, लेकिन उन्होंने ये चीज़ें इतनी डीप पॉइंट्स नहीं शेयर किए कि भाई इस शौक में आखिर है क्या। मेरी खुद बाहर बड़ी अच्छी अच्छी फ्रेंड्स हैं लेडीज़ में, जिनसे मैं बर्ड इंपोर्ट करता हूँ, तो वो भी माशाल्लाह से बड़ा हेल्दी शौक करते हैं। और बहुत से ऐसे हमारे बाहर के फेंसियर्स हैं जिन्होंने हमारे क्लब्स को स्पॉन्सर किए हैं। ये भी किसी को भी नहीं पता, मतलब ऑफलाइन है सब कुछ, लेकिन हम ये रिक्वेस्ट करते हैं हुकूमती लेवल पे कि भाई हमारे फेंसियर्स को सपोर्ट मिलनी चाहिए। जितना सपोर्ट मिलेगा, जैसे इंटरनेशनली शौक है ये, हर जगह हर मुल्क में शौक हो रहा है। और ये वो वाला शौक नहीं, आपने शुरू में एक वीडियो में शेर बोला था, ये वो वाला आसमान पे देखने वाला शौक नहीं है। ये बर्ड सीधा उड़ते हैं, तो ये सीधा वाला शौक है। ये उड़ जाते हैं, ये चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। आप आराम से कुर्सी डाल के बैठे रहें, वो फिर आ जाते हैं बैठे। इसको देखना वेखना कहीं पे नहीं आता। नासिर भाई, जब अक्सर मैचेस होते हैं तो प्लेयर्स स्टेरॉइड लेते हैं, वो अगर बाज़ पकड़े भी जाते हैं, तो क्या जो कबूतरों को स्टेरॉइड दिया जाता है जब लंबी रेस के लिए? नहीं, इनके विटामिन्स होते हैं, इनको वही दिए जाते हैं, क्योंकि एस्टेरॉइड्स जो होते हैं जो भी प्लेयर करता है, लेकिन उसके बाद में साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, आपको पता है। तो जितनी भी एंटीबायोटिक्स या ये चीज़ें होती हैं ना, तो ये बर्ड की जो आगे की जनरेशन है वो ख़त्म कर देती है, क्योंकि वो अनफर्टाइल हो जाते हैं इन चीज़ों से, फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है। आप उसकी ब्रीड नहीं बना सकते, आगे उसकी जनरेशन क्रिएट ही नहीं कर सकते, नस्ल ही नहीं बना सकेंगे, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि एंटीबायोटिक्स का कम यूज़ किया जाए। अच्छा नासिर भाई, सबसे आखिर में असल जो सवाल है सुनने वालों के लिए, कि अगर कोई आपसे कोई परिंदा ख़रीदना चाहता है, कोई कबूतर की बेहतर अक़साम लेना चाहता है, तो कैसे आपसे रब्ता करे? एसोसिएशन के थ्रू करे, कैसे एक बॉडी बनी है, या कोई आपकी यहाँ पर लाहौर में फ्रेंचाइजेज हैं, कहाँ पर हैं जो आपसे रब्ता कर सके इस हवाले से? देखिए जी, मेरे फेसबुक पे पेजेस भी हैं, अपनी आईडी भी है इसके लिए अलग ही, तकरीबन उस पर 18-20 हज़ार हमारे फॉलोअर्स भी हैं पेज के ऊपर। तो सब लोग वहीं से कांटेक्ट करते हैं। कुछ ये फील्ड ऐसी है कि एक दूसरे के थ्रू ही लोग कांटेक्ट कर लेते हैं मुझसे। डेली बेसिस पे बहुत से लोग कांटेक्ट करते हैं। मैं प्रोफेशनली तो ये काम नहीं करता था, प्रोफेशनल मेरा जो है वो कुछ और है, ट्रैवल एजेंट हूँ मैं, लेकिन वो उससे ज़्यादा मुझे अब इनकी कॉल्स आती हैं रातों को 2-2, 3-3 बजे भी। तो वो कभी कभी मुझे लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम्हारा मेन बिज़नेस ये हो गया, वो जो ट्रैवलिंग का बिज़नेस जो तुम पिछले 16-17 साल से कर रहे हो, उसको छोड़ दो अब। तो जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट करना है वो फेसबुक के थ्रू भी कर सकते हैं। मैं इनको अपनी आईडी दे दूंगा, तो वो वीडियो के नीचे आईडी और आप नंबर लिख सकते हैं। हाँ ठीक है, आपने फराज भाई की बातें सुनी, आज बातें सुन के नासिर भाई की बातें सुनी। कबूतर सिर्फ पहले अमन का परिंदा था, फिर अब मुझे लगा मोहब्बत का भी है। अब जब ये सारी बातें सुनने के बाद इस नतीजे पहुँचे हूँ, ये वफ़ादार परिंदा है, ये वफ़ा करता है आपके साथ, कि हज़ारों मील से दूर भी आपके पास, आपके घर में, आपकी चौखट पे आन खड़ा होता है, सर झुका लेता है आके। ये खुदा की बंदगी का बहुत बड़ा सबूत है कि एक परिंदा अगर इतनी वफ़ादारी कर सकता है, तो हम अपने रब के साथ वफ़ादारी क्यों नहीं कर सकते। जी।